नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भगवान की लीला। बहू, ओ बहू, खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहू चाहे कुत्ते का जूठन हो, चाहे तेरा जूठन हो, जो भी हो दे जा, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। निर्मला जी ने कहा कि तभी एक लंबी चौड़ी औरत ज्वालामुखी की तरह धधकती हुई बाहर आई। एक कटोरे में रात की सूखी रोटी और उसमें तेल चुपड़ी हुई ले आई। और निर्मला जी तो एक आंगन में ही रहती हैं। उनके सामने कुत्ते की थाली में डालकर कहती है, ले बुढ़िया, ठूस ले। 75 साल की हो गई है, पर अभी भी जीभ लपलपाती है। लगता है परलोक सिधारने तक मुझे भिखारी बना देगी। निर्मला जी की बहू शिखा ने कहा। शिखा जब खाना लेकर आती है तो निर्मला जी खाना देखते ही ऐसे टूट पड़ती हैं जैसे मानो बहू 56 भोग ले आई हो। खाना हाथ में लिए निर्मला जी झटपट उसे खाने लगती हैं। वह था तो सिर्फ रात की बची सूखी रोटी और नमक ही, पर उसे भी वह इतने चाव से खा रही थी। शायद उस रोटी से ज्यादा उनकी भूख पुरानी थी। निर्मला जी को ऐसे खाता देख शिखा जल भून जाती है और वह कटोरी छीन कर अपने कुत्ते को खिलाने लगती है। निर्मला जी थोड़ी देर उसे देख अपनी रोटी जमीन से ही उठाकर खाने लग जाती हैं। फिर शिखा बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। उसी शाम को निर्मला जी अपनी खाट पर सो रही थी कि तभी उनकी पोती रीनी एक प्लेट में छोले भटूरे लेकर आती है और खाती है। मोबाइल में गेम खेलते हुए अपनी दादी के पास बैठती है। गरम गरम भटूरे की खुशबू से निर्मला जी की नींद टूट जाती है। रीनी उसे खाने को पूछती है। आज पता नहीं कितना अरसा बीत गया निर्मला जी को ऐसा खाना खाते हुए। शायद उन्हें खुद को याद नहीं। छोले भटूरे देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। चोरी छिपे रीनी के प्लेट को देखती और फिर मुंह उधर घुमा लेती, पर वह एक कौर भी खाने से डर रही थी। रीनी बार बार कह रही थी, लो न दादी, एक तो ले लो, पर निर्मला जी मना किए जा रही थी। तो इस पर रीनी उनके मुंह में जबरदस्ती एक कौर डाल देती है। वह कौर उनके मुंह में जाते ही एक बड़ी तृप्ति की झलक दिखती है। निर्मला जी आंखें बंद कर भटूरे का स्वाद ले रही थी कि तभी किसी ने उनके बाल पकड़ लिए। जब निर्मला जी आंखें खोली तो शिखा उनके बाल जोर से पकड़े हुए खड़ी थी और बगल से रीनी भी मोबाइल फेंक कर जा चुकी थी। शिखा ने निर्मला जी के बाल पकड़े। पहले उन्हें जमीन पर पटक देती है, फिर उन पर लात और घूंसों की बरसात करने लगती है। उससे भी मन न भरा तो वह बाथरूम से वाइपर उठा कर ले आई। निर्मला जी वाइपर देखते ही सहम गई और धीमे स्वर में बोली, मत मारो बहू, आगे से नहीं खाऊंगी। बस एक कवर ही खाई थी, बस एक कवर ही खाई थी, मत मारो निर्मला। जी रोते हुए हाथ जोड़कर कही जा रही थी, बुढ़िया, मेरे बनाए नियम तोड़ने का अंजाम देख ले। आज तो तेरे बदन का कचूमर न किया तो मेरा नाम भी शिखा नहीं। शिखा ने यह कहा और इसी तरह वह निर्मला जी को वाइपर से पीटती रही और तब तक पीटा जब तक उसका गुस्सा ठंडा न हो गया। उसके बाद शिखा कहती है, आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, अब भुगत एक कौर के स्वाद को। निर्मला जी मार खाकर लड़खड़ाते हुए उठती हैं और अपने खाट पर धड़ाम से गिरकर सो जाती हैं। वह पूरे दिन बस बाहर खुले आंगन में ऐसे ही पड़ी रहती, या तो कोई काम करती या तो अपने खाट में लेटी रहती। गर्मी हो या सर्दी हो या हो बरसात, घर के अंदर उन्हें कदम रखने की इजाजत नहीं थी। वह आंगन में पड़े पड़े आने जाने वालों की चौकीदारी करती या फिर मक्खियां मारती। उनका बेटा मानो जो कि अपने पापा की दुकान को चलाता था, वहीं आंगन से होकर न जाने कितनी बार माँ के पास से गुजरता।
पर कभी अपनी माँ से उनका हाल चाल नहीं पूछता था। उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देता। और शिखा निर्मला जी की अच्छे से खातिरदारी तभी करती थी जब उसकी दोनों नंदे वहां आती थी। उनके सामने वह निर्मला जी से ऐसे पेश आती जैसे वह उनकी सास नहीं माँ हो। पर बेटियां जब अपने घर वापस चली जाती थी, सारी सेवा शिखा सूद समेत वसूल करती थी। हाँ, निर्मला जी ने कई बार चाहा कि वो बेटियों को बहू बेटे की सारी सच्चाई बता दे, पर फिर यह सोचकर डर के मारे चुप हो जाती कि कहीं ऐसा करने से शिखा बहू उन्हें इस घर से ही न निकाल दे और वह बेटियों की सर की बोझ नहीं बनना चाहती थी। एक दिन सुबह सुबह निर्मला जी को खबर मिलती है कि उनकी बड़ी बेटी गीता आने वाली है। निर्मला जी खुशी से चहकने लगती हैं। चलो, आज पूरे 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि गीता 1 साल पहले आई थी अपनी छोटी बहन नैना के साथ। जहाँ गीता के आने का सुनकर निर्मला जी बड़ी खुशी थी, वहीं शिखा गुस्से में बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, इनको और कोई काम धाम नहीं है जो बार बार मुंह उठाकर आ जाती हैं। अब उनके साथ इस बुढ़िया की भी जी हजूरी करूं। मेरा बस चलता तो इस बुढ़िया का गला ही घोट दूं। न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। फिर वह दिन आ गया जब गीता आ गई। गीता शाम को आने वाली थी, पर वह जल्दी ही आ गई और उसकी खबर उसने पहले से अपने भैया भाभी को नहीं दिया, क्योंकि वह जल्दी जाकर सबको चौंकाना चाहती थी। पर जल्दी पहुंचने से हुआ यूं कि वह घर में घुसते ही टूटे फूटे खाट पर लेटी अपनी माँ को देख लेती है। तो वह कहती है, क्या हुआ माँ, ऐसे बाहर क्यों लेटी हो? वो अंदर बड़ी गर्मी हो रही थी तो बाहर खुली हवा में आ गई। पर बेटा, तू जल्दी कैसे आ गई? निर्मला जी ने कहा। हाँ माँ, मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी, पर इतनी दोपहर में बाहर, इतनी कड़क धूप में जल भूनकर झुलस जाओगी। चलो अंदर। यह कहकर गीता निर्मला जी के साथ अंदर जाती है। गीता और निर्मला जी को साथ में खिलखिलाता हुआ देखकर शिखा आग बबूला हो जाती है और चौंक कर कहती है, अरे गीता, अभी कैसे? हाँ भाभी, जल्दी ही ट्रेन मिल गई। पर भाभी, इतनी गर्मी में माँ बाहर लेटी है, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? गीता ने कहा, अरे गीता दी, आप जानती नहीं क्या अपनी माँ को कितनी जिद्दी हैं, कभी किसी का कहना नहीं मानती। इन्हें तो मैं अपने तरीके से समझाती हूँ। शिखा ने कहा, हाँ भाभी, मुझे पता है आप कितना ख्याल रखती हैं माँ का। वह तो बस माँ ही कभी कभी जिद पर अड़ जाती है। क्या करे, अब बुढ़ापे में सुनती कहाँ है किसी का। ओह, मैं बातों बातों में एक बात कहना भूल ही गई भाभी। कल छोटी बहन भी आ रही है। वह क्या है ना, पिताजी ने हम तीनों भाई बहनों के नाम पर एक एक प्रॉपर्टी कर रखी है। तो अब हम दोनों बहनों ने डिसाइड किया है सारा कुछ मानो भैया के नाम कर देंगे। जब पापा की जिम्मेदारी मानो भैया ने अच्छे से उठाया और माँ की बीमारी का खर्च उठा रहे हैं, तो फिर जायदाद में हमारे भाई का हिस्सा होना चाहिए, गीता ने कहा। यह सुनकर शिखा के तो मन में लड्डू फूटने लगे। चलो, इस बुढ़िया को इतने दिनों तक पालने का कुछ तो फल मिला, शिखा ने मन में सोचा। इधर निर्मला जी यह सुनकर दुखी हो जाती हैं और सोचती हैं, मेरी भोली बेटियां अपनी माँ का चेहरा पढ़ पाती काश, और अपने भैया भाभी का असली चेहरा देख पाती। मैंने इतने दिन तक तो सब हकीकत छुपाया, अगर इस बार भी चुप रह गई तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, मुझे अब चुप नहीं रहना चाहिए। और फिर वह गीता के पास उसके कमरे में जाती हैं। आओ माँ, आज मेरे पास ही सो जाओ, यहाँ लेटो, मैं आपके बदन में तेल लगा देती हूँ, गीता ने कहा। गीता जैसे ही अपनी माँ के कमर में तेल लगाने लगती है,
उनके पूरे बदन में अनगिनत दाग देखकर वह चौंकी गई और उसने पूछा, माँ, यह सब क्या है? यह दाग कैसे? निर्मला जी तो सब कुछ गीता को बताने ही गई थी, पर जैसे ही वह मुंह खोलने जा रही थी तभी शिखा खाना लेकर आ गई और अपनी सास को आंखें चौड़ी करके घूरने लगी। फिर निर्मला जी ने बात को घुमा दिया और कहा, वह पता नहीं, इस उम्र में तो यह सब होता ही रहता है, कुछ खाने पीने की लापरवाही से हुआ होगा। तू यह सब छोड़ और जा खाना खा ले। उसके बाद रात को सभी सो जाते हैं। निर्मला जी गीता के बगल में गहरी नींद में सोई थी कि तभी शिखा आकर उन्हें धीरे से जगाकर बाहर आने को कहती है। निर्मला जी भी दबे पांव कमरे से बाहर चली आती हैं। शिखा निर्मला जी को आंगन में ले जाती है और कहती है, बड़ी आराम फरमा रही है, कर लो आराम, बस कुछ दिनों की ही बात है। एक बार यह तेरी बेटियां अपना हिस्सा छोड़ दें, उसके बाद तो उनके सामने ये सारे ढोंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो इनका यहाँ आना भी बंद कर दूंगी। हाँ, पर सुन बुढ़िया, अगर इनको उससे पहले जरा सी भी कोई भी बात की भनक लगी तो तुम्हारी खैर नहीं। याद है ना पिछली बार की मार? उससे कई ज्यादा दाग होंगे बदन पर इस बार। अगले दिन नैना भी आ जाती है तो उसे देखते ही शिखा और भी ज्यादा खुश हो जाती है। शायद यह आज पहली बार हो रहा होगा कि नंदू के आने से शिखा इतनी चहक रही थी। नैना को देखकर पता नहीं निर्मला जी को क्या हो गया। वह नैना से लिपट लिपट कर फूट कर रोने लगी। उनका यह रोना देखकर दोनों बेटियां इतने दिनों बाद मिलने की खुशी के आंसू समझ बैठी। पर निर्मला जी क्यों रो रही थी यह निर्मला जी और शिखा ही जानते थे। वह चाहकर भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर दोनों बहनों ने अपने भाई से कहा, भैया, कागजात तो हमने हमारे पापा के वकील से बनवा लिए हैं, वह कल लेकर आएंगे। अरे, यह सब करने की क्या जरूरत थी? पापा ने कुछ सोच समझकर ही यह सब किया होगा, निर्मला जी ने हकलाते हुए कहा। उनका इतना कहते ही शिखा और मानो बड़ी बड़ी आंखें कर उन्हें घूरने लगते हैं कि तभी नैना कहती है, माँ, पापा ने हम तीनों को हमेशा एक जैसा चाहा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पर अब जब हम अपने घर गृहस्थी में रच बस गए हैं, फिर इन सब की हमें क्या जरूरत है? हमारी नंदों ने भी तो यही किया। माता पिता अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करते, पर पता नहीं उन्हें बुढ़ापे में क्या हो जाता है जो उन्हें सिर्फ अपने बेटों का कंधा ही इज्जत वाला लगता है। बेटियों के कंधे या उनका घर सब तो पराया हो जाता है। इससे पहले नैना आगे कुछ और कह पाती, निर्मला जी ने उसके हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा कर दिया और इधर नैना की दोहरी बात से सभी हैरान हो गए। एक तरफ तो यह अभी कह रही थी कि पापा ने कोई भेदभाव नहीं किया और फिर अभी कह रही थी कि बुढ़ापे में माता पिता सिर्फ बेटों का कंधा ही तलाशते हैं। फिर नैना ने यूं हंसते हुए कहती है, भाभी, छोले भटूरे बनाओ ना, माँ को भी बहुत पसंद है। अरे नहीं नैना माँ, जी को तला भुना नहीं पचता, तुम लोगों के लिए बना देती हूँ, शिखा ने कहा। नहीं भाभी, कुछ नहीं होगा माँ को, माँ भी खाएंगी, और अगर कुछ हुआ भी तो डॉक्टर और दवा किस लिए है? क्यों माँ, क्या कहती हो? नैना ने कहा। निर्मला जी तो कुछ नहीं कहती, पर उन्हें पता था कि इस बात पर शिखा कितने गुस्से में होगी। अगली सुबह दोनों बहनों ने शिखा से कहा, भाभी, हम बाजार जा रहे हैं, 1 घंटे में वकील को साथ लेकर ही वापस आएंगे। उनके बाजार जाते ही शिखा को पूरा मौका मिल जाता है निर्मला जी पर अपनी भड़ास निकालने का। वह निर्मला जी के पास एक कटोरी छोले लेकर पहुंची और कहा,
यह ले बुढ़िया, ठूस ले, छोले खाने थे ना तुझे। इसके बाद यह कहकर वह लाल मिर्च पाउडर उस छोले में भर देती है और कहती है, अब खा इसे। नहीं बहू, इतनी मिर्ची मैं नहीं खा सकती। मैंने नहीं कहा था छोले भटूरे खाने के लिए, वह तो नैना और गीता ने कहा। निर्मला जी बिलखते हुए बोली, तो तूने मना भी तो नहीं किया था, सोचा होगा इसी बहाने थोड़ा पकवान मुंह लगा लूंगी। अब उसे जीभ पर ऐसा स्वाद लगाऊंगी कि आगे से जब भी कुछ खाने का सोचो यह स्वाद सबसे पहले याद आएगा। और अब तो तुम्हारी बेटियां भी यहाँ नहीं हैं जो तुम्हें बचाएंगी, शिखा ने दहाड़ते हुए कहा। बहू, एक बार तुमने मुझे जबरदस्ती खराब खाना खिलाया था जिसकी वजह से मैं 15 दिन तक बीमार रही, और अब इतनी मिर्ची से कहीं मैं मर ही न जाऊं। मर जाऊं तो फिर भी चलेगा, पर जो बच गई तो बहुत तड़पूंगी। बहू, ऐसा अत्याचार मत करो। तुम मुझे जहर की शीशी लाकर दे दो, मैं वह खाकर हमेशा के लिए यहाँ से तुम लोगों की जिंदगी से चली जाऊंगी। पर ऐसे हर रोज मुझ पर यह जुल्म सितम मत करो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? निर्मला जी ने कहा। जहर दे पाती तो तुमको कब का दे दिया होता, पर यह सब करके मुझे जेल का हवा नहीं खाना है। और वैसे भी बुढ़िया तो कितना और जिएगी, पर जितना दिन भी जिएगी मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू खुद ही मर जाएगी, शिखा ने कहा। और वह छोले भटूरे जबरदस्ती निर्मला जी के मुंह में घुसाने ही जा रही थी कि तभी पीछे से गीता और नैना आकर शिखा को एक मुक्का देकर निर्मला जी के से दूर कर देती है, और गीता लगातार कई चांटे शिखा को मारती चली जाती है। यह क्या कर रही हो तुम गीता? शिखा ने गुस्से में कहा। क्यों भाभी, जो आप माँ के साथ करती हैं उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं। उसके लिए तो आपको जो सजा दी जाए वह कम है, गीता ने कहा। तब तक पीछे से मानो भी आ जाता है। वहाँ का शोर शराबा सुनकर उसका कारण पूछता है। इस पर शिखा तुरंत कहती है, देखिए जी, आज यह छोटी होकर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठा रही हैं। क्या क्या नहीं किया मैंने इनके लिए। इस घर में जब से आई थी यह कितनी छोटी थी, माँ बनकर इनका ख्याल रखा, और आज यह मुझ पर हाथ उठा रही हैं। यह क्या है गीता? तुम लोग कलह करने आती हो मायके? यहाँ से अब से यह घर मेरा है, और यहाँ सिर्फ मेरा और शिखा का हुक्म चलेगा, और हम चाहते हैं तुम लोग यहाँ अब कभी मत आओ, मानव ने कहा। यह क्या कह रहे हैं जी आप, हमारा घर? शिखा ने आश्चर्य होकर पूछा। हाँ शिखा, यह लोग मुझे वकील के घर मुझसे दस्तखत करवाने के लिए बुलाई थी। इन लोगों ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब ना ही तुम्हें इनकी जी हजूरी करने की जरूरत है, और ना ही इस बुढ़िया को सताने से तुम्हें कोई रोक सकता है। जिसे दिक्कत है वह इसे अपने साथ ले जाए, मानो ने कहा। चलो, यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अब तो मैं इसे अपने सारे मेहनत का गिन गिन कर हिसाब लूंगी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, इन लोगों ने आपको वकील के घर क्यों बुलवाया और मुझे बाजार का कह कर गई, शिखा ने कहा। शिखा के इस बात पर दोनों बहनें जोर से हंस पड़ती हैं, और फिर गीता कहती हैं, जो भी कहो भाई से भाभी, आपका दिमाग बहुत शातिर है, और इसलिए हमने वकील के घर जाकर दस्तखत करवाया ताकि हमारा प्लान कामयाब हो जाए। यहाँ घर पर आपसे चालाकी करना मुश्किल होता। यह क्या मजाक है गीता? मानव ने पूछा। रुको भैया, शुरुआत से बताती हूँ। यह प्लानिंग हमारी तरफ से तभी शुरू हो गई थी जब रीनी छोले भटूरे खाने के लिए माँ के पास बैठी, और उसने जबरदस्ती छोले भटूरे का एक कौर माँ को खिलाया।
जब वह मोबाइल पर गेम खेल रही थी। संजोगवश मैंने उसी समय फोन लगाया था। रीनी ने गलती से फोन उठा लिया था। यह रीनी की गलती थी या भगवान की कोई लीला, यह तो कह नहीं सकती। पर उस दिन जब माँ को भाभी सिर्फ एक निवाले के लिए मारपीट कर रही थी, मैंने सब कुछ सुन और समझ लिया। मुझे उसी दिन यह भी पता चल गया था कि माँ के साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं। फिर मैंने तुरंत नैना से बात की और हमने यह प्लान बनाया कि किस तरह आपको सबक सिखाया जाए। गीता ने कहा, हम चाहते तो तभी आकर तुम लोगों की तुम्हारी औकात दिखा सकते थे, पर उसमें वह मजा नहीं आता जो आज आया। भैया, तुम्हें क्या लगा अचानक से आकर हमने यूं ही प्रॉपर्टी की बात छेड़ दी? नहीं, हम चाहते थे कि पहले आपसे सब कुछ छीन कर माँ के नाम कर दे, फिर आप लोगों को भी आपके ससुराल भेज देंगे। उस दिन की बात और मारपीट का बात मेरे फोन में रिकॉर्ड है, और आज की मारपीट और वीडियो भी मेरे फोन में रिकॉर्ड है, जो तुम दोनों को जेल भिजवाने के लिए काफी है। दोनों बहनों ने कहा, क्या सच में यह लोग अब मुझ पर हाथ नहीं उठा पाएंगे? जानती है गीता, नैना जब यह मारती है ना, 3 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती। कभी कभी तो दर्द से उल्टी भी हो जाती थी। यह कहकर निर्मला जी अपने आंसुओं को पोंछने लगती हैं और अपने हकलाती आवाज में कहती हैं, बचपन में मैं जब तुम लोगों को मारती थी, अगर उसके निशान पड़ जाते थे तो मेरा दिल बहुत रोता था। और आज अपनी बूढ़ी लाचार माँ को पीट पीट कर इतने निशान दिए कि मैं दर्द से पूरी रात कराहती हूँ, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, क्यों आपने एक बार भी हमें नहीं बताया? क्यों इनके अत्याचार सहती रही? गीता ने कहा, डर लगता था बेटा इसके मार से, पर मानो जब दानों बनकर मारता था ना, तो मुझे अपने हड्डियां चटकने की आवाज भी आती थी। पर अफसोस, इतना मार खाकर भी आज जिंदा हूँ। पता नहीं यह मेरे किसी जन्म के पाप हैं, उसे मैं अभी भोग रही हूँ। वरना एक लोहे की बाल्टी से तेरे भैया ने मेरे सिर पर मारा था, तब भी मैं नहीं मरी। निर्मला जी कहते हुए रोए जा रही थी। माँ, आपके हर एक चोट का हिसाब होगा। इन्हें तो अब सजा हम दिलवाएंगे। यह लो, पुलिस भी आ गई। ले जाइए इन हैवानों को और हम इनके खिलाफ सबूत पीछे से लाते हैं। गीता ने कहा, माँ, अब आप आराम से यहाँ रह सकती हैं, पर इस उम्र में अकेली आप कैसे रहेंगी? आप मेरे साथ चलिए, वहाँ आप मेरे साथ रहना। नैना ने कहा, नहीं बेटा, जब यह बूढ़ी हड्डियाँ इतनी मार सह सकती हैं तो अकेले भी रह सकती हैं। मुझे अपनी आज़ादी महसूस करने दे। अब से मैं अपने कमरे में सोऊंगी, जो मन करेगा सो खाऊंगी। निर्मला जी एकदम बच्चों जैसी हरकतें करने लगी, जिसे देख गीता और नैना के आंखों में आंसू आ गए। और उधर शिखा और मानो को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। जब 5 सालों बाद जेल से रिहा होकर घर लौटे तो अपनी माँ से फूट फूट कर रोते हुए माफ़ी मांगने लगे। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, अब से ऐसा काम नहीं करूँगी। लेकिन निर्मला जी यह सब कैसे भूल सकती थी जो सिखाने किया था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगी। घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, अपने घर में अनाथ आश्रम बनवा लिया और उन्हीं बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। दोस्तों, आपको ये कैसी लगी कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।